हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सैम्पल पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। और इन सभी सैम्पल पेपर्स को हम सेक्शन वाइज सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कम से कम टाइम में हमारा हर एक सेक्शन क्लियर होता चला जाए। ठीक है, चलिए। तो आज की वीडियो में हमारा होने वाला है सैम्पल पेपर फर्स्ट। और इस सीरीज में हम नंबर ऑफ सैम्पल पेपर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। इससे पहले हमारे क्वेश्चन पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं। ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ लें। आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चंस होते हैं आपके 1 मार्क्स के, 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके 2 मार्क्स के, एंड 7 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के, एंड 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, एंड 3 लॉन्ग मार्क्स होते हैं आपके 5 मार्क्स के। ठीक है, चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे सेक्शन ए में। पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल मिथाइल कीटोन। इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो कि इथाइल मिथाइल कीटोन बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान देते हैं इसमें क्या होगा। इथाइल मिथाइल कीटोन, पहला ऑप्शन है हमारे पास क्या कि हीटिंग ऑफ दिस विद एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, और passing this over the heat copper, ozonolysis, and the acetylene on reaction with the HgSO4 in the presence of H2SO4। ठीक है, तो देखिए आपको इथाइल मिथाइल कीटोन बनाना है और आपको पता होना चाहिए इथाइल मिथाइल कीटोन यानी कि प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स का, कीटोन्स कैसे बनता है। तो कीटोन्स हमारा जनरली इसमें एक ही मेथड दिख रहा है हमें, जो कि है ओजोनोलिसिस। ठीक है, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में हमारे क्या बनता है, एक ऐसा मेथड है जिससे कि हमारा एल्डिहाइड भी बनता है एंड कीटोन्स भी बनते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों ही बनते हैं हमारे ओजोनोलिसिस से। ठीक है, अब इथाइल मिथाइल कीटोन बनाना है तो हम क्या करेंगे, जनरली इस कंपाउंड का हम ओजोनोलिसिस करेंगे। देखिए क्या बनेगा, CH3CH2 और ये हमने यहाँ पे CH3 ले लिया और ये डबल बॉन्ड CH के साथ CH3। अब आपको पता होना चाहिए सर, जब भी हम ओजोनोलिसिस करते हैं इसका, तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है उसको हम तोड़ के वहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड अटैच कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड अटैच कर देते हैं, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2 और ये C डबल बॉन्ड O के साथ ये बन जाएगा CH3 और प्लस में हमारा बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा इस ऑप्शन के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, है ना। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई बी एंड सी। बी एंड सी आइडेंटिफाई करना है हमें। चलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान देते हैं कि इस क्वेश्चन में देखिए आपको अल्काइल हैलाइड दिया गया है। अल्काइल हैलाइड में आपको NaOH डाला गया है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, तो आपका ए बन रहा है। फिर ए में हमने ए का हाइड्रोलिसिस किया तो बी बना, और फिर ए का हमने इसमें हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ पर, तो क्या बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। हमने लिया CH3 CH2 CH2 और ये हमने अल्काइल हैलाइड लिया। जैसे ही हम इसमें NaOH डालते हैं, NaOH डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, तो हम बोलेंगे जनरली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। कौन सा होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि ये हमें ब्यूटीन बना के देगा। क्या दे देगा, ये हमें ब्यूटीन दे देगा। ठीक है, इसने हमें ब्यूटीन
दे दिया जनरली। अब ब्यूटेन में ये हमारा कंपाउंड कौन सा हो गया, तो सर ये हमारा ए हो गया। और ए में हमें क्या ऐड करना है, तो ए में हमें ऐड करना है वाटर। जैसे हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन टू ओल बन जाएगा। सर क्या बन जाएगा, ये ब्यूटेन टू ओल बन जाएगा। और ब्यूटेन टू ओल ये बनने के बाद ही हम इसके अंदर दोबारा से ए के अंदर हम क्या डाल दें, B2H6 डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 यानी कि पर ऑक्साइड। अब पर ऑक्साइड आपने डाला है तो सर यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लगेगा, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लगेगा तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे कि सी, और ये हमारा बन जाएगा ब्यूटेन 1 ओल बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि कौन सा बन रहा है, कि ये हमारे पास बी कंपाउंड बना एंड ये हमारे पास कंपाउंड बना सी, ठीक है। तो बी में क्या बना है, तो ब्यूटेन 2 ओल बना है। और ये क्या बना है हमारे पास, ये ब्यूटेन 2 ओल बना है आपका। और ये क्या बना है, ब्यूटेन 1 ओल बना है, ब्यूटेन 1 ओल बना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा हमारा। बी बना है ब्यूटेन 2 ओल एंड सी बना है हमारे पास ब्यूटेन 1 ओल यानी कि ब्यूटेनोल, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द काउंटर आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर काउंटर आयन कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए ये हमारे पास काउंटर आयन दिख रहा है। जनरली अगर जो कोई भी कंपाउंड आपको दिया जा रहा है, कोबाल्ट और ये NH3 का होल 5 है, ठीक है, और NO2 है और ये Cl2, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ दिया गया है तो आपको ये पता होना चाहिए सर यहाँ पे ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और ये वाले पार्ट्स होते हैं हमारे पास लिगेंड्स होते हैं। और ये होता है हमारे पास क्या, निगेटिव काउंटर आयन। क्या होता है हमारे पास, निगेटिव काउंटर आयन होता है, ठीक है, निगेटिव काउंटर आयन। अब यहाँ पे भी अगर कुछ होता तो हम उसको क्या बोलते, पॉजिटिव काउंटर आयन बोलते। क्लियर है। तो ये चीज क्या है हमारे पास, नेगेटिव काउंटर आयन यानी कि Cl2 हमारे पास क्या होगा, यानी कि क्लोराइड जो होगा एक नेगेटिव काउंटर आयन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे हमारा। यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ पे हम पीछे का थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे और देखते हैं कि सर लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। लिगेंड्स जो होते हैं ना जनरली हमारे पास ये तो ये एक निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, ठीक है, निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज होते हैं, ठीक है। स्पीसीज होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, या न्यूट्रल एटम भी हो सकते हैं, जनरली ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, लोन पेयर को डोनेट करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, डोनेट करते हैं टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करते हैं टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। किस लिए डोनेट करते हैं, टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। अगर मैं इनके क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ, क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ तो सर लिगेंड्स जो होते हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के क्लासिफिकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे लिगेंड्स जो होते हैं जनरली हमारे दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम, है ना। पहला चीज़ हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, है ना, हम चार्ज के बेसिस पे बात कर लेते हैं। और दूसरा हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी,
डेंसिटी के बेस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेस पे हमारे जो लिगेंड्स होते हैं तीन तरीके के होते हैं सर। निगेटिवली चार्ज होते हैं, निगेटिवली चार्ज लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडरी होते हैं हमारे पास क्या, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल चार्ज। एंड द थर्ड होते हैं हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स, ठीक है। और इसी बेस पे ही हमारे पास क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी हमारे पास बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं। पहला कौन सा होता है हमारे पास, तो हम बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। क्या बोलोगे आप, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक ही बॉन्ड बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। और इसी में ही हमारे पास होते हैं कि अगर दो बॉन्ड बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइडेंटेट या एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। और अगर कोई दो से ज्यादा बॉन्ड बना रहे हैं यानी कि वो क्या कहते हैं हमारे पास, तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। क्या कहलाते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, क्लियर है। और इसी में आपको ये चीज ध्यान रखना है ना, कि सर इसी के अंदर हमारे पास हो सकते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और टेट्रा भी हो सकते हैं, है ना, और पेंटा भी हो सकते हैं, और हेक्सा भी हो सकते हैं, हेक्साडेंटेट, है ना, हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट के काफ़ी सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल याद रखेंगे हम, ई डी टी ए, ई डी टी ए की पावर, है ना, -4। पेंटा की याद रखेंगे, ई डी टी ए की पावर -3, ठीक है। टेट्रा की याद रखेंगे हम ई एन का होल ट्वाइस, और ट्राई का याद रखोगे आप क्या, NO2, ठीक है, NO2। डन, याद रहेगा ये सारी चीजें। चलिए, अब इसी के साथ ना हम एक और चीज ध्यान ध्यान दे लेते हैं इसी के साथ, कि सर एम्बीडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। ये एम्बीडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं, तो एम्बीडेंट लिगेंड्स आपको ध्यान रखना है कि एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं सर, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, है ना। ध्यान दो, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, ये एक तरीके के ना मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही होते हैं, ये एक तरीके के मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही होते हैं, ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही होते हैं ये एक तरीके के, ठीक है। लेकिन इनके पास क्या होते हैं, दो बाइंडिंग एटम्स होते हैं, क्या होते हैं, इनके पास दो बाइंडिंग एटम्स होते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैविंग टू बाइंडिंग एटम्स, हैविंग टू बाइंडिंग एटम्स, दो बाइंडिंग एटम्स होते हैं, बट इट फॉर्म्स, इट फॉर्म्स ओनली वन बॉन्ड, जो कि क्या करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं एट अ टाइम, किसी एक टाइम पे सर ये एक ही बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप ध्यान रखना, जैसे CN नेगेटिव ले लो, NC नेगेटिव ले लो, SCN नेगेटिव ले लो, है ना, SNC नेगेटिव ले लो, NO2 नेगेटिव ले लो, ONO ले लो नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स A, B and C आर अमाइंस having equivalent molecular weight A and B on reaction with the benzene sulfonyl chloride gives the white PPT. However, white precipitate obtained from the compound B remains insoluble in NaOH, ठीक है। कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, ए बी सी तीन लिए गए, ए बी सी तीन कंपाउंड लिए गए जो कि तीनों अमाइंस हैं, और इनके पास क्या है, इक्विवेलेंट मोलिकुलर वेट है, सभी का सेम मोलिकुलर वेट है, ठीक है। इनमें से ए और बी जो है ना,
इनमें से ए और बी जो हैं वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके वो हमें प्रेसिपिटेट देते हैं, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट देते हैं ए और बी, ठीक है। हाउएवर वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपाउंड बी, यानी कि बी जो होता है वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, उसका जो प्रेसिपिटेट है वो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। मतलब क्या कि अगर ए जो वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है ये तो सॉल्युबल प्रेसिपिटेट देगा, है ना, ए का जो प्रेसिपिटेट है वो सॉल्युबल है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो इसी में हम कंक्लूजन निकालते हैं क्या सर, तीन अमाइंस हैं। लेट सपोज हमने तीन अमाइंस लिए, एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ये अमाइंस ले लिए, हमने ये अमाइंस लिया, हमने लेट सपोज ए ले लिया, ठीक है, बी ले लिया, हमने NH और ये C, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हमने NC और ये हमने C, तीन अमाइंस ले लिए, ठीक है। तो आपको पता है सर हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट यहाँ पे यूज कर रखा है। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है सर क्या, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, है ना। हिंसबर्ग टेस्ट यहाँ पे यूज किया गया, ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है किसके ऊपर, हिंसबर्ग टेस्ट के ऊपर है, ठीक है। हिंसबर्ग टेस्ट के ऊपर ये हमारा क्वेश्चन है। हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, तो ये यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। तो जब भी ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट कैसा होगा, तो हम बोलेंगे क्या, सॉल्युबल प्रोडक्ट देगा। क्या मिलेगा, ये हमें सॉल्युबल प्रोडक्ट देगा। और ये क्या होगा, अगर ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमें इनसॉल्युबल प्रोडक्ट देगा। क्या देगा, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट देगा। और अगर जो ये रिएक्ट करता है ना, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो सर ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, नो रिएक्शन, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए आप बी, ठीक है, और इसको मान लीजिए सी, ठीक है। तो ए क्या होगा हमारा प्राइमरी अमाइन, बी क्या होगा सेकेंडरी, और सी क्या होगा टर्शियरी। तो ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, और ये टर्शियरी अमाइन है, ठीक है। चलिए, इसमें अब हमें बॉइलिंग पॉइंट बताना है, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट बताना है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे ना कि प्राइमरी अमाइंस में ना ये ना दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्या करता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और ये क्या करता है, सेकेंडरी अमाइंस हमारा एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कितने, एक, और इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको पता है जिसके अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उतना ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है, यानी कि उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए जो है हमारे पास सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ए का सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर सी का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन द 700 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.5 ग्राम ml, द रेशियो ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। आपसे मोलैलिटी एंड मोलैरिटी का रेशियो पूछा गया है, ठीक है, ये मोलैलिटी है, ठीक है, अपॉन में मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो बताइए क्या होगा, तो आपको पता होगा कि सर यहाँ पे ना हम बोल सकते हैं मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है सर n अपॉन में वॉल्यूम, और मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है n अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, ये केजी होता है और ये होता है लीटर, ठीक है, ये होता है लीटर। तो सर हम यहाँ से कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि n
एन जो है यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी है, मोलैलिटी इनटू में, सॉरी, मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम हो जाएगा हमारा, ठीक है। और एन क्या है हमारा, यहां से लिख सकते हैं हम मोलैलिटी इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो यहां से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मोलैलिटी इनटू में वॉल्यूम इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इनटू में वेट इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। मोलैलिटी इनटू में वॉल्यूम, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, मोलैलिटी इक्वल्स टू में मोलैलिटी अपॉन मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या आ जाएगा हमारा, वॉल्यूम अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो ये केजी में है, ठीक है, और ये हमारा लीटर में है, ठीक है, ये हमारा लीटर में है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो सर वॉल्यूम जो होता है हमारे पास क्या होता है, तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा क्या, हम लिख सकते हैं, हमें डेंसिटी इक्वल्स टू में पता है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन में वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन में डेंसिटी। तो ये हो जाएगा हमारे पास मास अपॉन में डेंसिटी, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया गया है, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ का कैलकुलेशन हमें करना है। कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 70 ग्राम हमें सॉल्यूट दिया हुआ है ना, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया गया है। तो यहाँ से निकल जाएगा, क्लियर है, मास ऑफ सॉल्यूट। और ये चीज़ जो है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा ये, क्लियर है, मास ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमें 100 ग्राम दिया हुआ है, 700। तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे सर, ये 700 हो गया। और डेंसिटी हमें 1.5 ग्राम दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, तो ये आ जाएगा हमारा 770। क्या हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम काट देंगे, ये हमारा आ जाएगा ये 11 और ये 10, ठीक है। तो ये 11 अपॉन में 15 समथिंग, ये हमारा आंसर आ जाएगा 11 अपॉन में 15। बाकी आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कितना आ रहा है, ठीक है। मतलब जो भी आएगा ये 1 से कम होगा, 1 से अप्रोक्सीमेटली कम होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, ठीक है। बाकी ये आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी आंसर क्या आएगा, ठीक है। और जो भी कैलकुलेशन करोगे आप क्या करना है, 2 डिजिट तक करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0.7 दोनों में ही है। तो 0.77 हो सकता है या 0.73 हो सकता है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 0.7, ये आपका आ जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। 0.73 आंसर हमारा आ जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। इसमें हमें मैचिंग करना है कि बताना है कौन सा रिएक्शन किस टाइप का है ना। तो ये देखिए हमारे पास ए ऑप्शन जो है, जनरली ये क्या कर रहा है कि यहाँ से OH हटता हुआ नजर आ रहा है, और HCl क्या होगा, HCl में हमने ऐड किया तो हीट देते ही हमारा क्या बन रहा है कि Cl यहाँ पे अटैच हो जा रहा है, ठीक है। तो जनरली हम क्या कहेंगे, सर ये हमारा रिएक्शन कुछ
SN1 मैकेनिज्म की तरह दिखाई दे रहा है। SN1 मैकेनिज्म यानी कि पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, देन न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो यानी कि पहले का फोर्थ यानी कि ए का फोर्थ हमें दिख रहा है, तो ए का फोर्थ हो जाएगा। एंड बी का देखिए, बी का, तो बी का क्या है हमारे यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे ये चीज़ है और ये चीज़, यानी कि बी का जो आ रहा है SN2 मैकेनिज्म आएगा समथिंग। बी का क्या आ रहा है, SN2 मैकेनिज्म, बी का SN2 मैकेनिज्म आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है दिख रहा है हमें क्या, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बी आर जो है अटैच हुआ है, लेकिन अपोजिट साइड जाके अटैच हो रहा है ना, यानी कि बी आर जो है जैसा है, तो बी आर के अपोजिट साइड में, यानी कि यहाँ पे हमें ओ OH दिख रहा है अटैच होता हुआ। तो SN2 मैकेनिज्म में हमें क्या दिख रहा है कि इन्वर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन्वर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है इस रिएक्शन में। तो पहले का फोर्थ हो जाएगा और ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, चेक करिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो रहा है हमें यहाँ पे मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। दो ऑप्शन मैच हो गए, बाकी हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, कह रहा है इन ओ क्रिसोल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन दैट इज। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए थोड़ा सा, अगर आपको ओ क्रिसोल नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अगर आपको ओ क्रिसोल नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ध्यान दीजिएगा, ओ क्रिसोल क्या होता है। ओ क्रिसोल, ओ क्रिसोल जनरली होता है हमारे पास बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप अटैच है और इसमें OH ऑर्थो पोजीशन पे अगर हमारे यहाँ पे CH3 अटैच है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओ क्रिसोल बोलते हैं। ठीक है, और ये ओ क्रिसोल है तो जनरली ये जो हमारा अटैच है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा कार्बन, तो हम बोलेंगे जनरली सर ये sp2 होगा। ठीक है, तो ये चाहे आप ओ क्रिसोल ले लो, चाहे एम क्रिसोल ले लो, है ना, या आप पी क्रिसोल ले लो, चाहे आप पी क्रिसोल ले लो, सभी में हमारा कार्बन एटम जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। एम क्रिसोल क्या होता है, तो जनरली अगर मैं यहाँ पे ये चीज लेता, है ना, और मेटा पोजीशन पे मैंने CH3 ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये एम क्रिसोल बन जाएगा। पी क्रिसोल क्या होगा कि अगर हमने यहाँ पे ये चीज अटैच किया, है ना, और ये पैरा पोजीशन पे हमने CH3 ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है, CH3 ग्रुप अटैच किया, तो ये पी क्रिसोल बन जाएगा। डन। इसी के साथ आपको ना दो चार फॉर्मूले और पता होना चाहिए कि सर ये फॉर्मूला कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये चीज़ जो होता है, ये चीज़ ये बताइएगा आप, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। ठीक है, ये बताइए आप किस चीज़ का फॉर्मूला है। हमने ये चीज़ बताया आपको, आप ये बताइए किस चीज़ का फॉर्मूला है। ठीक है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ और ये CH3, ये बताइए आप किस चीज़ का फॉर्मूला है। तो ये तीनों फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और ये हमारे पास है सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला है, ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला है, और ये हमारे पास है सैलिसाइलल डिहाइड का, सैलिसाइलल डिहाइड का है। ठीक है, और ये हमारे पास है, इसमें कंप्लीट कर लीजिए, COOH। ठीक है, इसका नाम होता है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, और इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं एस्प्रीन या डिस्प्रीन, एस्प्रीन या हम डिस्प्रीन के नाम से जानते हैं, जो कि एक पेन किलर होता है। ठीक है, ठीक है, एस्प्रीन या डिस्प्रीन के नाम से जानते हैं। बाकी दो चार फॉर्मूले और दे रहा हूं मैं, है ना, उन फॉर्मूलेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ये चीज ले लिया, यहाँ पे हमने ये चीज लिया, ठीक है, और एक और चीज,
ठीक है। तो आपको इन फॉर्मूलेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इनका नाम क्या है, इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जनरली टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये तीनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। बाकी अगली क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे ध्यान देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीवो रोटेटरी इन नेचर। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है लीवो रोटेटरी नेचर का है। तो देखिए अल्फा डी पॉजिटिव, अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है ये तो हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। जितने भी ग्लूकोज होते हैं सर ये हमारे डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। ठीक है, चाहे वो अल्फा हो चाहे बीटा हो। ठीक है, हाँ। और सर यहाँ पे फ्रक्टोज जो होता है वो होता है लीवो रोटेटरी। जनरली फ्रक्टोज ये हमारे पास लीवो रोटेटरी नेचर का होता है। ठीक है, लीवो रोटेटरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लीवो रोटेटरी है। क्या हो गया पेन में। चलिए आगे ध्यान देते हैं। ये हमारे पास है लीवो रोटेटरी, है ना। अब एक चीज और ध्यान देते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा जाता है सर ये एनोमर्स क्या होते हैं, है ना। कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि सर ये एनोमर्स क्या होते हैं, है ना। तो एनोमर्स ध्यान दीजिएगा कि एनोमर्स क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, कि एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं एनोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सर सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं ओनली एट द फंक्शनल ग्रुप, ओनली एट द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा कहाँ से होगा, तो ओनली एट द फंक्शनल ग्रुप। और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ठीक है, एंड बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो सर हम यहाँ पे ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो अगर हम यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएं, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सर हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये चीज़ हमने यहाँ पे अटैच किया। थर्ड कार्बन आइटम पे सर ओ OH जो होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नीचे बना देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, हमने यहाँ पे 6 कार्बन एटम लिया, है ना। और 6 कार्बन एटम में आपको पता होना चाहिए सर यहाँ पे जो थर्ड कार्बन एटम पे ओ OH जो होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ओ OH ये आ गया। ठीक है, और ये हमारा कुछ इस तरीके का अटैच होता है। ठीक है, बाकी हमारा हर एक कार्बन एटम जो होता है वो राइट हैंड साइड से ओ OH अटैच होता है, राइट हैंड साइड से होता है, यहाँ पे भी ओ OH राइट हैंड साइड। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जनरली हम यहाँ से एक बॉन्ड हटाते हैं, यहाँ से हमने ये चीज़ हटाया और इस चीज़ को हम यहाँ से जनरली ऐसे अटैच कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ से डबल बॉन्ड हटा ऑक्सीजन का। अब ये डिपेंड करता है कि सर यहाँ का जो ओ OH ग्रुप है, यहाँ का जो ओ OH ग्रुप है सर राइट हैंड साइड पे जाके अटैच होगा। अगर यहाँ से ओ OH ग्रुप राइट हैंड साइड जाके अटैच होता है और ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ठीक है,
और ये हाइड्रोजन हमारा अगर जी यहाँ जाके अटैच होता है ऐसे, तो पूरा का पूरा अल्फा और बीटा डिपेंड करता है इस वाले हाइड्रोक्सी ग्रुप पे, कि अगर राइट हैंड साइड पे है तो ये हमारे पास अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज कहलाएगा। अगर यही सेम स्ट्रक्चर ये ओ एच लेफ्ट हैंड साइड पर अटैच होता है तो हम इसको कहते हैं कि ये बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई, इतनी सारी चीज़ें क्लियर है। चलिए अगले में देख लेते हैं, हम बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज भी बना लेते हैं। बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज में क्या होगा सर, बस सारी चीज़ें सेम है, बस ओ एच ग्रुप यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, है ना। और ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम सारी चीज़ें एज इट इज़ अटैच कर देंगे जैसे हमने पहले से अटैच की थी। ये ओ एच हो जाएगा, ये भी ओ एच, ये एच हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ये एच है, ये भी एच है, और ये हमारा यहाँ पे ओ एच ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड, और ये एच। ठीक है, तो अब ना मैं इस कंपाउंड को कहूँगा सर ये हमारे पास बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज हो जाएगा। ये अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज है और ये बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज हो जाएगा। क्लियर है। इन दोनों कंपाउंड को मैं क्या कहूँगा, तो ये सर हमारे हैं, हमारे पास क्या, एनोमर्स। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ध्यान रखना। एनोमर्स कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, डिफाइन करिए एनोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेम द इनर ट्रांजिशन मेटल्स इज ऑफन यूज्ड टू रेफर द, कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो जनरली तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर, हम ना इसको लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों के नाम से ही हम जानते हैं। ठीक है आपको पता होना चाहिए कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, क्या है यार ये, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सर लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में ना अगर साइज का वेरिएशन आता है, अगर साइज का लेंथेनॉइड एलिमेंट्स में हमारे टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो सर 14 एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनॉइड्स में भी, और एक्टिनॉइड्स में भी सर हमारे 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों में ही सर हमारे 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या है कि लेट सपोज लेंथेनॉइड हमारे एलिमेंट्स इतने हैं, है ना, इसमें हमारे पास 14 ग्रुप्स हैं। अगर लेंथेनॉइड एलिमेंट्स के बीच में हमारा साइज का डिक्रीज होता हुआ नजर आए, है ना, किसकी वजह से, तो हम बोलते हैं ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से अगर हमें लेंथेनॉइड एलिमेंट्स के बीच में साइज का डिक्रीज होता हुआ नजर आए, तो हम इस इफेक्ट को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से हम जानते हैं। और सेम यही चीज अगर एक्टिनॉइड एलिमेंट्स के बीच में साइज का डिक्रीज होता हुआ नजर आए, है ना, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, दैट इज नोन एज द एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानेंगे। इतनी चीजें क्लियर हैं आपको, डन। तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में हमसे ये भी पूछा जाता है कि बताइए कौन सा स्ट्रॉन्गर है, तो हम बोलते हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। क्लियर है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं कि 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन जो है हमारा ये फिजिकल से है कह रहे लेमडा नॉट एम जो है इथेनोइक एसिड का कैन बी कैलकुलेटेड इफ द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन, कि इनमें से कौन सा वैल्यू अगर हमें दिया हो तो हम इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जनरली HCl है, KCl है और CH3COOH, तो यानी कि ए का भी हम यूज कर सकते हैं।
ठीक है, NaCl, KCl, CH3OON। तो यहाँ पे के दे रखा है एक में और एक में Na दे रखा है, ये तो यूज़ नहीं होगा, हम सी का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन, यानी कि ईदर वन और ईदर थ्री हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो सर बताइए? तो हम जनरली देखेंगे यहाँ पे कि देखो, अगर आपको HCl दिया गया है, ठीक है, तो ये जनरली टूटेगा किस फॉर्म में? ये जनरली टूटेगा H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव में। अगर KCl दिया गया है तो KCl टूटेगा हमारा क्या, K पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव में, ठीक है। और अगर CH3COO के दिया गया है तो ये टूटेगा हमारा CH3COO नेगेटिव प्लस में K पॉजिटिव में, ठीक है। तो आपको अगर इथेनोइक एसिड बनाना है, तो इथेनोइक एसिड बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहला दूसरा इसको तीसरा मान लेते हैं, तो पहले और तीसरे को ऐड करेंगे तभी तो हमें ये चीज़ और ये चीज़ मिलेगा, तो यानी कि इथेनोइक एसिड मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पहला और तीसरे ग्रुप को ऐड करना है, तीसरे इक्वेशन को ऐड करना है, इनमें से सेकेंड वाला माइनस कर देना है, तो यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, CH3COOH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा, ठीक है। और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, तो सर इस लॉ को हम कहते हैं कोलराउस लॉ। किस नाम से जानते हैं सर? तो इस लॉ को हम कहते हैं कोलराउस लॉ ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। और यही सेम चीज़ हम थर्ड वाले के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में भी हमारे क्या होगा, तो यही चीज़ हो रहा है कि अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया गया है किस चीज़ का, तो हम बोलते हैं H2SO4 का, ठीक है। तो H2SO4 जो होगा टूटेगा तो क्या मिलेगा, तो हम बोलते हैं 2H पॉजिटिव मिलेगा प्लस में SO4 2 नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। और प्लस में और क्या दिया गया है, तो Na2SO4 दिया गया है, Na2SO4 दिया गया है, तो ये टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, 2 नेगेटिव। अब प्लस में और चीज़ क्या दी गई है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं CH3COO Na दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Na पॉजिटिव प्लस में CH3COO नेगेटिव, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को ना सर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, और इसमें से इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, है ना, और ये इक्वेशन थर्ड मान लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है सर, पहले को और तीसरे को ऐड करना है, इसमें से दूसरे को माइनस कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा सर, CH3COOH का मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें इस चीज़ का मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, तो सी, इधर 1 या इधर 3 हम दोनों से ही निकाल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का यानी कि इथेनोइक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? क्लियर है इतना? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 11th क्वेश्चन जो है हमारा, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ येलो और ऑरेंज पीपीटी विद द 2,4 डीएनपी। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो 2,4 डीएनपी टेस्ट के साथ ऑरेंज पीपीटी देगा, तो हम कहेंगे क्या, यहाँ पे देख लेते हैं 2,4 डीएनपी टेस्ट क्या होता है। तो जनरली कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं वो 2,4 डीएनपी के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या देते हैं, तो ये हमें ऑरेंज पीपीटी देते हैं। क्या देते हैं? ऑरेंज पीपीटी देते हैं, ऑरेंज रेड पीपीटी देते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो यानी कि एल्डिहाइड देखिए इनमें से कौन सा, और कीटोन देखिए कौन सा है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे एल्डिहाइड है ए, यानी कि प्रोपेनल पहला, और सेकंड है हमारे पास क्या, प्रोपेनोन यानी कि कीटोन, और ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर ए
ए और बी जो है ना, यानी कि ये वाला हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि आइडेंटिफाई द सेकेंडरी बेंजाइलिक हलाइड एंड प्राइमरी अल्काइल हलाइड। प्राइमरी अल्काइल हलाइड बताना है और सेकेंडरी बेंजाइलिक हलाइड बताना है। ठीक है, तो बेंजाइलिक हलाइड हमारा कौन सा है, तो हम बोलते हैं क्या है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये बेंजाइलिक हलाइड है, सेकेंडरी बेंजाइलिक हलाइड, सेकेंडरी बेंजाइलिक हलाइड है ये हमारा। ठीक है, और हमारा प्राइमरी अल्काइल हलाइड कौन सा है, तो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हलाइड ये है, तो प्राइमरी अल्काइल हलाइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्काइल हलाइड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे फोर्थ और सेकंड, तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसमें हम एक और चीज ध्यान दे लेते हैं, कभी कभी ना आपसे पूछ लेता है कि सर ये विनाइलिक है ना, आपसे पूछ लेगा कि सर ये विनाइलिक क्या होता है ना, विनाइलिक हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, विनाइलिक हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, है ना। और आपसे पूछ लेगा कि सर बताइए सेकंड कि अराइलिक या विनाइलिक बोल देंगे, अराइलिक बोल देगा, है ना, अराइलिक हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, और तीसरा आपसे बोल देगा अलाइलिक, अलाइलिक हेलोजन कंपाउंड्स। इन तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो अलाइलिक में क्या होता है कि हमारे पास तो जनरली ये है कि जिस कार्बन एटम से हमारा डबल बॉन्ड यानी कि हेलोजन अटैच है, मान लो यहाँ पे है, तो उसके एडजेसेंट कार्बन वाला जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये क्या है, sp3 है, ये भी sp3 है, तो ये क्या है, अलाइलिक, ये क्या है आपका अलाइलिक है ना। और विनाइलिक क्या होता है फिर, सर विनाइलिक होता है कि जिस कार्बन जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से अटैच है ना, वही कार्बन एटम हमारा क्या होना चाहिए, हेलोजन से भी अटैच होना चाहिए, यानी कि ये हमारे पास sp2 रेशियो sp2 का बॉन्ड होता है। डन, sp2 और ये sp3। डन, क्लियर है। और अराइलिक क्या होता है सर, अराइलिक होता है हमारे पास क्या कि बेंजीन से हमारा कोई हेलोजन एटम अटैच है, उसे हम कहते हैं अराइलिक। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ, यानी कि हमारे पास आते हैं असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन। कि सेकेंडरी, देखिए असर्शन पढ़ते हैं, सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म द एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट विच बीइंग अनस्टेबल लिबरेट नाइट्रोजन गैस क्वांटिटेटिवली। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी अमाइंस क्या नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके ये एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट देंगे। तो हम पहली बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सर सेकेंडरी अमाइंस जो होते हैं ना, सेकेंडरी अमाइंस जो होते हैं है ना, ये HNO2 के साथ, HNO2 के साथ ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट नहीं देते, है ना, डज नॉट गिव डाइजोनियम सॉल्ट, डज नॉट गिव डाइजोनियम सॉल्ट, ये हमें डाइजोनियम सॉल्ट नहीं देते। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। कौन देता है, तो ये तो नहीं देते हैं, है ना, इसकी जगह पे प्राइमरी होता तो हम बोलते हैं कि बिल्कुल ये हमें डाइजोनियम सॉल्ट देता। ठीक है, रीजन क्या है, तो यहाँ पे हम पहली बार देख लेंगे ना कि ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो गया, तो ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ए बिल्कुल गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हम बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे देखते हैं। एंड द 14th इज डेट कि assertion care should always be taken to ensure that solution that flow in the blood stream are out of the same osmotic pressure as that of the blood। ठीक है, यानी कि हम बिल्कुल श्योर करते हैं
ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है कि हम अपने ब्लड में वही सारी चीज़ें डिसॉल्व कर पाते हैं, वही सारी चीज़ें ऐड कर पाते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे ब्लड के इक्वल हो। ठीक है, जैसे कि हम ग्लूकोज ऐड करते हैं तो ग्लूकोज का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है, इसीलिए हम उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो असर्शन तो हमारा बिल्कुल सही है ना। एंड द रीजन, रीजन क्या कह रहा है कि सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है कि सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी बिल्कुल सही है। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है कि सर यहाँ पे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इट मे बी, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होगा, दोनों का सेम होना चाहिए ना ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं लिखा गया कि सर सोडियम आयन और पोटेशियम आयन्स की वजह से दोनों का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है। यहाँ पे हो सकता है कि सर ये ज़्यादा भी हो, ज़्यादा या कम होगा तो सर यहाँ पे एंडो ऑस्मोसिस भी हो सकता है ना, एंडो ऑस्मोसिस भी हो सकता है, और सर ये एक्सो ऑस्मोसिस भी हो सकता है ना। एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस भी हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि असर्शन बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हमें, कहीं ना कहीं वर्ड्स की कमी है इस रीजन में। तो यानी कि अगर हमें ये एंडो या एक्सो एक्सप्लेन कर देता तो हम यहाँ पे कहते हैं रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, लेकिन यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सर यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है या ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस, है ना, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी सॉल्वेंट अपने हायर से, है ना, फ्लो करता है, फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, क्या कहा गया कि इट्स हायर कंसंट्रेशन, अपने हायर से, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, है ना, इट्स हायर कंसंट्रेशन, अपने हायर कंसंट्रेशन से, है ना, अपने लोअर, इट्स लोअर कंसंट्रेशन, इट्स लोअर कंसंट्रेशन। अगर कोई भी सब्सटेंस अपने हायर से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसे हम, उस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑस्मोसिस। ठीक है, या आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सॉल्वेंट का फ्लो, सॉल्वेंट का फ्लो लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहां पे मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, सॉल्वेंट की नहीं। ठीक है, तो लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, हायर कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ अगर जो मूव करता है तो मैं इसको भी ऑस्मोसिस कहूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, मैंने क्या टर्म यूज किया है सर, सॉल्यूशन टर्म यूज किया है, मैंने इट्स हायर कंसंट्रेशन नहीं किया। अगर इट्स हायर कंसंट्रेशन किया तो हायर से लोअर की तरफ जाएगा। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अपने हायर से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उस प्रोसेस को मैं ऑस्मोसिस कहूंगा। ठीक है, लेट सपोज कि अगर आपको ये चीज़ दिया गया है, ठीक है, हमने ये चीज़ कहा यहाँ पे बीकर है, यहाँ पे हमने बोला सर इसके अंदर ना हमने सॉल्यूशन ले लिया, इसके अंदर ना हमने सॉल्यूशन ले लिया। लेट सपोज सर इसके अंदर हमारे पास कुछ सॉल्यूट हैं, है ना, इसके अंदर कुछ सॉल्यूट है लेकिन इसके अंदर ना हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉल्यूट है, इसके अंदर हमारे बहुत ज़्यादा सॉल्यूट है। तो ये लोअर कंसनट्रेटेड है, ये हायर कंसनट्रेटेड है, ये हमारे पास क्या होगा सर, ये हाइपोटोनिक है
ये हमारे पास हाइपोटोनिक हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास हाइपरटोनिक, ये हाइपरटोनिक हो जाएगा, है ना, हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, और ये हाइपरटोनिक होगा तो हम क्या कहेंगे कि सर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ दिखेगा, तो इधर से इधर की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होगा तो हम कहेंगे इसको ऑस्मोसिस। ठीक है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन पे हम यहाँ पे क्या करें कि एक हमने यहाँ पे एक पिस्टन अप्लाई किया। ठीक है, और इस पिस्टन के ऊपर ना हमने प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, और प्रेशर अप्लाई किया तो इतना प्रेशर हम अप्लाई करें जिससे कि ये जो फ्लो हो रहा है ये फ्लो ना रुक जाए। क्या हो जाए, ये फ्लो हमारा रुक जाए, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट रुक जाए। तो इस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, द प्रेशर अप्लाइड ओवर द हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम इस प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, है ना, तो ये सॉल्वेंट का फ्लो जो होगा सर ये अपोजिट हो जाएगा, सॉल्वेंट का फ्लो सर अपोजिट हो जाएगा। तो हम इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। एक मिनट, पीडीएफ से हो रहा है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि प्रेशर जो होता है ग्रेटर देन पाई होता है, प्रेशर ग्रेटर देन पाई होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि प्रेशर लेस देन पाई होगा, है ना, और P इक्वस टू में पाई होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट का फ्लो क्या होता है, नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट फ्लो नहीं हो रहा होता है, ऑस्मोसिस रुक जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतना से समझ में आया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, तो असर्शन कह रहा है स्टार्च फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन विद वाटर। स्टार्च क्या करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है वाटर के साथ, है ना, स्टार्च जो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है विद वाटर के साथ। तो बिल्कुल सही कह रही है, तो है ना, स्टार्च जो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन ही बनाता है। नाउ स्टार्च कंटेन्स 80%, 80 to 85% ऑफ द अमाइलोपेक्टिन विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये हमारे पास क्या है, असर्शन भी बिल्कुल सही है एंड रीजन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर स्टार्च क्या होता है ना, स्टार्च क्या होता है। तो स्टार्च ना हमारे पास होता है क्या, एक पॉलीमर होता है, किस चीज का, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का ये पॉलीमर होता है। ठीक है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। और स्टार्च जो होता है ना, जनरली इसके दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो एक होता है हमारे पास क्या, अमाइलोज होता है, और एक होता है अमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोज क्या होता है सर, अमाइलोज जो होता है सॉल्युबल होता है इन वाटर में। सर ये क्या होता है, तो सॉल्युबल होता है इन वाटर में। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है सर, ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, इनसॉल्युबल होता है इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अमाइलोज में आपको एक और चीज ध्यान रखना है, ठीक है, कि अमाइलोज जो होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 5 to 10% प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, 80 to 85% प्रेजेंट होता है स्टार्च के अंदर। ठीक है, लेट सपोज जैसे आलू ले लीजिए आप, आलू क्या है, पूरा का पूरा स्टार्च है ना। अगर हम आलू को काटते हैं, है ना, और उसको धोते हैं, तो क्या होता है, उसके कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं ना वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। मतलब जो कंपोनेंट सॉल्युबल हो रहा है वो क्या है, अमाइलोज है ना, और जो चीज बच गया है वो क्या है हमारे पास से, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, यहाँ पे एक और डिफरेंस है
कि अमाइलोज जो होता है ना सर, वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है। और अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? तो सर ये ब्रांच स्ट्रक्चर होता है ना, ब्रांच पॉलीमर होता है। ठीक है, तो लीनियर पॉलीमर और ब्रांच पॉलीमर भी होता है हमारे पास, ये दोनों भी डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, कि एक और चीज, स्टार्च क्या है सर? स्टार्च क्या है? तो सर ये एक तरीके का पॉलीसेक्राइड है। क्या है? पॉलीसेक्राइड है ना। और पॉलीसेक्राइड तो हमारे पास तीन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो पॉलीसेक्राइड हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एक ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन, ठीक है। ग्लाइकोजेन क्या होता है? तो सर ये भी पॉलीमर होता है। किस चीज का पॉलीमर होता है? तो ये भी हमारा पॉलीमर ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास? पॉलीमर होता है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का। अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, एक और चीज होता है हमारे क्या? सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज किस चीज का पॉलीमर होता है? ठीक है, तो सेलुलोज हमारा पॉलीमर होता है बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का। पॉलीमर ऑफ बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि स्टार्च को हम एक और जगह पे यूज देखते हैं। क्या? तो स्टार्च जो होता है ना सर, स्टार्च को ना प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स जो होते हैं वो एज अ एनर्जी की तरह स्टोर करते हैं, अपने फूड की तरह स्टोर करते हैं, है ना। प्लांट्स स्टोर्स, प्लांट्स स्टोर्स stores their food their food क्या हो गया ये? stores their food in the form of in the form of starch, है ना। प्लांट्स जो होते हैं अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनिमल्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो पता होना चाहिए एनिमल्स स्टोर्स देयर फूड stores their food in the form of ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, है ना। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कौन स्टोर करता है? तो एनिमल्स स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंडरी सेल्स आर यूज्ड इन इन्वर्टर्स। सेकेंडरी सेल जो होते हैं वो यूज होते हैं इन्वर्टर्स में। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, सेकेंडरी सेल ही यूज होता है। जैसे क्या? तो हम बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, है ना। लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है हमारा? लेड स्टोरेज बैटरी यूज होता है किस में? तो इन्वर्टर्स में। ठीक है, और वही होता है। चलिए, रीजंस, रीजन में क्या है? प्राइमरी सेल कैन बी रिचार्ज्ड। प्राइमरी सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते, ये गलत कह रहा है, ये स्टेटमेंट ही गलत है ना। तो यानी कि ए बिल्कुल सही है और आर जो है गलत है। तो ए सही है, आर इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे इसमें देख लेते हैं, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेल के बारे में। सर सेल क्या होता है ना। चलिए देखिए, सेल सेल क्या होता है? तो सर सेल एक डिवाइस है जिसमें क्या हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस ऐसे डिवाइस को हम सेल कहते हैं। सेल जो होता है फर्दर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं सर? एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रो केमिकल सेल होता है।
और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है कि केमिकल एनर्जी जो होती है किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। चलिए, और ऐसे ही आपको यहाँ पे एक बैटरी का पार्ट पढ़ना है ना। बैटरी क्या होता है? तो बैटरी होता है सर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स, दो या दो से ज्यादा सेल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? तो हम बोलते हैं बैटरी कहलाता है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा सेल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? तो बैटरी कहलाता है। बैटरी के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं ठीक है, कौन कौन से? एक होता है हमारे पास प्राइमरी बैटरी, एक होता है हमारे पास क्या? सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी क्या होता है? प्राइमरी बैटरी को हम क्या कर सकते हैं? रिचार्ज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिचार्ज, कैन नॉट बी रिचार्ज, हम इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंडरी बैटरी को हम क्या कर सकते हैं? इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी बैटरी को हम रिचार्ज कर सकते हैं इट कैन बी रिचार्ज, इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, इट कैन बी रिचार्ज। इसका पोटेंशियल जो होता है सेम होता है, इट हैज फिक्स्ड पोटेंशियल। इनका क्या होता है? फिक्स्ड पोटेंशियल होता है, इट हैज फिक्स्ड पोटेंशियल। इनका पोटेंशियल बिल्कुल फिक्स्ड होता है ना। ये तो रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे ही डाउन होगा बैटरी वोल्टेज का कम होगा इनका, तो हम क्या कहते हैं? दोबारा से हम इनका चार्ज कर लेते हैं तो फिर से फुल बैटरी हो जाती है, डन। तो इनका पोटेंशियल फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड, है ना, नॉट फिक्स्ड। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं सर, इसमें हम लिख सकते हैं ड्राई सेल, है ना। ड्राई सेल के और भी एग्जाम्पल्स हैं, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या? लेक्लांके सेल लिख सकते हो, या मरकरी सेल लिख दो, मरकरी सेल लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या एग्जाम्पल है सर? तो इसमें हम बोलते हैं क्या कि लेड स्टोरेज बैटरी है ना। और इसी के साथ हमारे पास एक और चीज आता है ना, निकल कैडमियम सेल, ठीक है, निकल कैडमियम सेल, ठीक है। और इनके अलावा, इनसे हटके हमारे पास एक और चीज होता है H2O2 सेल, है ना। H2O2 सेल, इसको हम बोलते हैं फ्यूल सेल, ठीक है। फ्यूल सेल क्या होता है सर? फ्यूल सेल एक इम्पॉर्टेंट है ना, जो कि यूज किया गया था हमारे पास क्या? अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, ठीक है। तो सर ये होता क्या है ना, ये होता क्या है? फ्यूल सेल होता क्या है? तो ये चीज ध्यान रखना है कि सर फ्यूल सेल के अंदर ना हम फ्यूल्स का कंबशन करते हैं। क्या करते हैं? कंबशन ऑफ फ्यूल्स, कंबशन ऑफ फ्यूल्स की वजह से क्या होता है? तो हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी रिलीज होती है ना। केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और इस केमिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं? तो कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस सेल को हम क्या कहते हैं? तो H2O2 सेल कहते हैं या फ्यूल सेल कहते हैं,
ठीक है? आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा, जो भी हमने सेक्शन ए पूरा हमने कंप्लीट कर लिया इस सैंपल पेपर का। ठीक है? चलिए, आई होप अगर आपको इतना समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऑल द बेस्ट।